को मैं अवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के लिए एक क्लास मैंने आपके लिए है, ऑनलाइन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। आइए सेकंड क्लास में यानी सेकंड लेक्चर में एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। तो जो टॉपिक आपका मैंने कल कराया था वो आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा, ठीक है। तो कल मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था और जो आपकी बुक स्टार्ट की थी उसका नाम आपको पता होगा, रिलेटिविटी, ठीक है, रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स, और इसे हिंदी में कहते हैं रिलेटिविटी को आपेक्षिकता, ठीक है। तो रिलेटिविटी एंड स्टैटिकल फिजिक्स यानी आपेक्षिकता तथा सांख्यिकीय भौतिकी, ये हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मैंने यूनिट फर्स्ट स्टार्ट की थी। यूनिट फर्स्ट में भी आपको मैंने बताया था यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है, रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता। क्लियर है आपको यूनिट फर्स्ट क्या है, आपेक्षिकता या रिलेटिविटी। तो देखो इसमें मैंने फर्स्ट हेडिंग जो आपको कराई थी वो क्या थी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैंने कल बेसिक आइडिया आपको दे दिया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, निर्देश तंत्र, ठीक है। तो बेसिक आइडिया मैंने कल आपको दे दिया था। आइए आज थोड़ा और विस्तार से पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, निर्देश तंत्र। तो मैंने बताया था ये क्या होता है, ये एक सेट होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, यानी निर्देशांक अक्षों का एक समुच्चय होता है, एक सेट होता है। देखो इस तरीके से आपको पता है वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये जेड अक्ष है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। और यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु यानी ओरिजिन। तो देखो कोई एक पार्टिकल है, कोई एक कण है, इसकी स्थिति को आप ज्ञात करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसकी स्थिति को, पोजीशन को आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सेट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, यानी क्या है, ये अक्षों का एक समुच्चय जो है, इसकी सहायता से किसी कण की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है। क्लियर है। जैसे कोई पॉइंट P है और आप देख सकते हैं मैंने कल बताया था आपसे कि मान लो एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस पर है पॉइंट P की जो स्थिति है, पोजीशन है x, और वाई एक्सिस पर स्मॉल y, है ना। वाई एक्सिस पर आप कितनी डिस्टेंस ले रहे हैं, स्मॉल y, तो ये स्मॉल y हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ओरिजिन से नापते हैं सारी डिस्टेंस, तो यहाँ तक हो जाएगा। और जेड एक्सिस पे ये जेड हो जाएगा, लेकिन इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना माना था, वेक्टर आर, और ये दूरी कितनी हो जाएगी, जेड डिस्टेंस। तो ये जो बिंदु P है इसके कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक आ जाएंगे x, y, z। तो बात समझ आई, यानी निर्देशांक अक्षों का वह समूह या वह समुच्चय जिसकी सहायता से किसी कण की स्थिति को ज्ञात किया जा सकता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। यानी द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बाय हेल्प ऑफ विच, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ विच द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल कैन बी डिटरमाइंड इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं बता चुका था। तो देखो इसका देख लेते हैं। ये जो आर है ना, वेक्टर आर, वेक्टर आर को आप इस तरीके से मान सकते हैं। वेक्टर आर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। क्लियर है। वेक्टर आर होता है। तो ये जो वेक्टर आर है पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आप पोजीशन ज्ञात कर रहे हैं, स्थिति ज्ञात कर रहे हैं किसकी, पॉइंट P की, जहाँ पर कोई पार्टिकल रखा है, कण रखा है। तो वेक्टर आर तो ये हो जाएगा आपका, यानी इसकी स्थिति जो है, पोजीशन जो है। और आप यदि वेलोसिटी निकालना चाहते हैं इस पार्टिकल की, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेग का, वेक्टर dr/dt। भाई ये विस्थापन है, ये समयांतराल है, तो विस्थापन बटे समयांतराल यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी यानी वेग। तो वेक्टर आर की आप वैल्यू रख सकते हो। वेक्टर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। क्लियर है। तो वेक्टर भी आपका कितना आ जाएगा, देखो सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो dx/dt आई कैप, dy/dt जे कैप और dz/dt के कैप। तो ये आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई। क्लियर है।
तो इस तरीके से फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सहायता से आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, तो स्थिति को ज्ञात कर सकते हो। और इसकी सहायता से आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हो, यानी किसी कण के वेग को बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ आई? तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मैंने बाकी बता दिया था कल, है ना, किस तरीके से क्या क्या इसकी डेफिनेशन होती है, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो चीज़ कल नहीं बताई थी केवल वही बता रहा हूँ। तो इसकी सहायता से आप पोजीशन यानी स्थिति ज्ञात कर सकते हो, वेलोसिटी यानी किसी कण का वेग भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे तंत्र को या ऐसे जो अक्षों का समूह है, समुच्चय है, जो सेट है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उसे क्या कहते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। कर लेंगे, चलो। और आप देख सकते हैं ये वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, यानी जो dx/dt है, ये क्या है, इसे भाई वेलोसिटी है, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी कहने का मतलब है एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापन है x। तो dx/dt क्या हो जाएगा, vx, और dy/dt क्या हो जाएगा, vy हो जाएगा, और dz/dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vz। क्लियर है? क्योंकि विस्थापन बटे समय अंतराल क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होती है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कंपोनेंट है, आप देख सकते हैं किसके कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, और वेलोसिटी का z कंपोनेंट है, ठीक है। यानी वेग का z सदिश, y सदिश और x सदिश, यानी x कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, घटक, x घटक, y घटक और z घटक वेग के। क्लियर है? तो देखो आप इनकी वैल्यू रख सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका वेक्टर v जो है vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप। बात क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो है आप किसे कर सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपका होता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, यानी ये क्या है, पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश को फाइंड कर सकते हैं, और साथ में उस पार्टिकल की वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर भी पार्टिकल का है, कण का है, और ये जो वेलोसिटी है, वेग है, वो भी किसका है, कण का है। उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसे निर्देश तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप कर लेंगे। आइए इसके बाद जो है इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। इसके टाइप्स का भी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, यानी शॉर्ट में समझाया था मैंने आपको, तो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी PDF नोट्स आपको मिलेंगे ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको ग्रुप में PDF नोट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो हेडिंग अब किसकी ओर चलते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैंने बताया था आपको, आपने पढ़ा होगा, क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र के प्रकार। तो निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, इस बात पे है ना हमें फोकस करना है। अब निर्देश तंत्र क्या होता है, इस बात को आप पढ़ चुके हैं, तो अब इसकी टाइप्स पढ़नी है बस, कि इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो देखो मैं शॉर्ट में बता चुका था आपको। पहला है इनर्शियल, है ना, एक बार बहुत जल्दी क्विकली बता देता हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे आप रेफरेंस फ्रेम भी कह सकते हो, ठीक है। यानी इसे बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय, तो मैंने बताया था जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है। तो जैसा जड़त्व से अर्थ निकला था, बिल्कुल उसी टाइप का ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो मैंने बताया था इसमें दो वर्ड हैं, एक तो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं समझा चुका हूँ उस वीडियो में। तो एक तो होता है अनएक्सेलरेटेड और एक होता है वर्ड नॉन रोटेटिंग। अनएक्सेलरेटेड यानी अत्वरित, और नॉन रोटेटिंग यानी अघूर्णी। तो ऐसा जड़त्व, ऐसा निर्देश तंत्र जो अत्वरित होता है तथा अघूर्णी होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है, ठीक है। यानी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अनएक्सेलरेटेड होता है और नॉन रोटेटिंग होता है, क्या कहलाता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, ठीक है। इसे मैं समझा चुका हूँ, आप वहाँ से देख लेंगे। तो देखो मैं जो मेन चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसमें एक पॉइंट होता है कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस
फॉलोज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। इस बात को प्रूफ करके देखते हैं ना कैसे करता है। एक बार बताओ आप मुझे, ये अनएक्सेलरेटेड है ना, यहाँ पर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये कैसा होता है, अनएक्सेलरेटेड, यानी क्या बोलेंगे, अत्वरित, यानी इसमें त्वरण नहीं है, और त्वरण नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो उसकी दो कंडीशन हो सकती है, मैंने आपको बताया था। पहली हो सकती है कि ये पार्टिकल जो है वो किस में है, रेस्ट में है यानी विराम में है ना। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी एक समान गति कर रहा है ना, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति यानी एक समान चाल से गति कर रहा है, ठीक है। तो आप देखो कोई वस्तु रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है, तो उसमें एक्सेलरेशन कहाँ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कहते हैं स्पीड के बढ़ने को, चाल के बढ़ने को, वेग के बढ़ने को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब वो रेस्ट में है तो चाल और वेग बढ़ेगा नहीं, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा। और यूनिफॉर्म मोशन में है तो सेम स्पीड है, सेम वेलोसिटी है, बढ़ नहीं रही है, तो उसमें भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, त्वरण नहीं होगा, ठीक है। तो अनएक्सेलरेटेड। तो एक बार बताओ न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ वही है जो मैंने इनर्शिया के बारे में बताया था, जड़त्व के बारे में बताया था, है ना। तो जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में रहती है, और यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में है तो गति करती रहती है। कब तक, जब तक कि वस्तु पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं, तथा इस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, और न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, ठीक है। यानी कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन ही करती रहेगी। कब तक, अनटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, ठीक है। तो दिस लॉ इज नोन एज इनर्शिया लॉ, मतलब दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज नोन एज इनर्शिया एंड दिस लॉ इज नोन एज इनर्शिया लॉ। क्लियर है। बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और न्यूटन्स लॉज को, है ना, न्यूटन के नियमों को, ठीक है। तो इस नियम को न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ आया, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। तो एक बार बताओ अनएक्सेलरेटेड है तो इसका मतलब है अत्वरित है ना। अत्वरित होने का मतलब है या तो रेस्ट में है या मोशन में है, तो यही तो बात है। इसका मतलब है अनएक्सेलरेटेड का मतलब ये है कि रेस्ट में क्यों है वो, क्योंकि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यूनिफॉर्म मोशन में क्यों है, स्पीड बढ़ क्यों नहीं रही, क्योंकि उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो देखो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वेक्टर एफ वो जीरो है, और वेक्टर एफ क्या हो जाएगा एक तरीके से एफ एक्स आई कैप, है ना, उसी की तरह जैसे वेक्टर आर लिखा था एफ वाई जे कैप और एफ जेड के कैप। तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, वेक्टर एफ जीरो कब हुआ, जब एफ एक्स भी जीरो है, एफ वाई भी जीरो है और एफ जेड भी जीरो है। तो एफ एक्स भी आपका जीरो है, यानी फोर्स का एक्स कंपोनेंट, बल का एक्स घटक, और ये वाई कंपोनेंट है फोर्स का, और ये फोर्स का जेड कंपोनेंट है, ठीक है, जीरो हो गया। तो देखो आप जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, पार्टिकल का मास मान लो m, एक्सेलरेशन यानी ax, है ना, एलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं ना, एक्स एक्स के अनुदिश, और यहाँ आ जाएगा बोलो क्या, m इंटू ए वाई और बराबर जीरो, और यहाँ क्या आ जाएगा m इंटू ए जेड बराबर जीरो। क्लियर है। तो देखो m तो जीरो के टाइम पहुँच जाएगा, तो ए एक्स बराबर जीरो, ए वाई बराबर जीरो और ए जेड बराबर जीरो। और इसे इस प्रकार से लिख लो, देखो त्वरण का एक सूत्र होता है, आपने पढ़ा हो तो, जैसे ए एक्स है तो इसका हो जाएगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर, है ना, ये त्वरण का सूत्र होता है। और ये आया कैसे है मैं बता देता हूँ। जैसे त्वरण क्या होता है, एक्स एक्सिस के एलोंग बात करें तो वी एक्स डी वी एक्स अपॉन डी टी। क्लियर है भाई, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो फॉर्मूला तो ये होता है, यानी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और v क्या होता है, v आप जानते हैं वी एक्स है ना, तो डी एक्स अपॉन डी टी, डिस्प्लेसमेंट के टाइम रेट को क्या कहते हैं, वेलोसिटी, यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बन जाएगा नहीं। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। ए वाई के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा दोनों जगह। तो देखो इसके ये तो जीरो का टाइम चलेगा सारे हम, तो ये बच जाएगा
d2x ओवर dt स्क्वायर बराबर 0, d2y ओवर dt स्क्वायर बराबर 0 और ये हो जाएगा d2z ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, दिख रहा होगा आपको। तो ये सारे जीरो के बटे में आ गए है ना, अपॉन में आ गए। इधर देख लीजिए, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, देखो d अपॉन डी टी एंड डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना भाई। ऐसे तो ऐसा हुआ, d का स्क्वायर है ना, और dt का स्क्वायर नीचे है, तो ये क्या है, जीरो के बराबर, अपॉन वो किसके बराबर है, 0 की। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। बाकी रफ कॉपी है ना, रफ बाइंडर लेके बैठा करें वीडियो क्लास करते समय, और जो अपने काम की चीज़ें लगा करें नोट किया कीजिए। देखो ऐसे इसे लिख लो, क्या आ जाएगा, d अपॉन डी टी और ये dy अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, 0। और इधर देखो d अपॉन डी टी और ये आ जाएगा dz अपॉन डी टी और बराबर किसके, 0 के। क्लियर है? देखो एक बार बताओ, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशियल क्या आता है, 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, या तो ये कह लो या ये कह लो कि जिसका डिफरेंशियल 0 होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसका डिफरेंशियल 0 है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो डिफरेंशियल dx अपॉन dt का 0 आ रहा है, इसका मतलब है dx अपॉन dt क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि उसका ही डिफरेंशियल 0 आता है जो कांस्टेंट होता है। तो यानी dx अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, dx अपॉन dt क्या है, कांस्टेंट। इसी प्रकार देखो dy अपॉन dt भी क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? और इसी प्रकार देखो dz अपॉन dt भी क्या है, कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये सब कांस्टेंट होंगे। और dx अपॉन dt क्या है, आप जानते हैं, ये वेग है, वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के अनुदिश वेग है ना, वेग है। तो ये vx हो जाएगा और ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के। क्लियर है? और ये vy हो जाएगा, ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के। ठीक है ना? और यहाँ बताएं, ये हो जाएगा vz और ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के। तो देखो ये बात सिद्ध हो गई कि जो जड़त्व निर्देश तंत्र है वो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। कैसे सिद्ध हुई है, देखो कहने का मतलब है जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक जो मोशन, कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, वो है ना, पार्टिकल पर, बॉडी पर। तो देखो यहाँ रेस्ट की तो बात नहीं हो रही क्योंकि वेलोसिटी में बात कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी कैसी आ रही है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, सब वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस के अलोंग भी, वाई एक्सिस के अलोंग भी, जेड एक्सिस के अलोंग भी, सारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब है मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म। तो कहने का मतलब है पार्टिकल यदि मोशन कर रहा है तो मोशन ही कर रहा है, उसी स्पीड से, उसी चाल से गति कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हमने मान लिया, हमने क्या लेके चले, देखो एक शर्त होती है कि पार्टिकल या यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन कर रहा है तो मोशन में रहेगा। भाई कंडीशन तो एक हो सकती है, या तो रेस्ट में हो सकता है पार्टिकल, या केवल मोशन में हो सकता है। तो रेस्ट वाले को छोड़ो, हम मान रहे हैं कि यदि पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करता रहेगा यदि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम लेके चले कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, हमने सिद्ध क्या कर दिया कि पार्टिकल मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, एक समान चाल से। ठीक है, तो एक समान चाल आ तो गई, चाल बदल ही नहीं रही, वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, फोर्स 0 लेके चले, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लेके चले, यानी नहीं लग रहा है तो 0 है, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्म स्पीड आ गई। तो ये बात सिद्ध हो तो गई कि यदि बल नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो पार्टिकल किस में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, जिस स्पीड से चल रहा है उसी से चलता रहेगा। तो ये यहाँ से सिद्ध हुआ क्या है ना, यहाँ पे कह सकते हैं फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द स्पीड इज कांस्टेंट, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। यानी इन ऊपर की बातों से क्लियर होता है कि जो कण की चाल है वो क्या है, अचर है, अचर यानी कांस्टेंट, या नियत कह सकते हो। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, अतः जड़त्व निर्देश तंत्र न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, क्योंकि यही न्यूटन का नियम, प्रथम नियम है। यानी सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉलोज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। क्लियर है?
तो मैंने फर्स्ट लॉ वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको समझा दिया है, और बाकी जो दूसरे वाला है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें इस तरीके का कोई भी झंझट नहीं है, नहीं झंझट नहीं कहना चाहिए ये तो पढ़ाई है, पढ़ाई एक आनंद का विषय होता है ना। जिस काम को हम करते हैं ना उसमें यदि हम इंटरेस्ट पैदा कर लें तो फिर है ना बहुत अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो हमें मजबूरी मान के किसी चीज़ को करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और किसी चीज़ को अपना कर्तव्य और अपना धर्म, अपना आनंद है ना, एंजॉयमेंट मान के करेंगे तो बहुत प्रसन्नता मिलेगी। तो कहते हैं ना कर्म ही पूजा है ना। तो पूजा में धार्मिक व्यक्ति को जो आनंद आता है वही कर्म करते हुए एक कर्म योगी को आना चाहिए। देखो क्या बात है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये मैंने करके दिखाया, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो किया जाता है ना, फॉलो होता है। लेकिन नॉन इनर्शियल में ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, इसलिए नॉन इनर्शियल में जितना मैंने समझाया था बस उतना ही पर्याप्त है।